सो यो व्हाट्सअप एपिसोड 2 में एक्चुअली में स्वागत है। पहले तो मैं जस्ट स्टार्ट में कह दूँ, आज काफ़ी सारे अपने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इम्पैक्ट प्लेयर एक बहुत बड़ा इशू है। इम्पैक्ट प्लेयर इशूज़ पे हम लोग बात करेंगे। रविंद्र जडेजा पे बात करने वाले हैं। जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पे बात करेंगे। तो जस्ट फॉर द स्टार्ट, अगर आप लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं और देखते देखते बोर हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पॉटिफाई की भी लिंक डाल दी होगी। एंड समहाउ आप लोग स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं और सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर डाल दी होगी। कोशिश करूँगा इस बार ऑडियो और वीडियो का एक्सपीरियंस बेटर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड तो मेरा नाम विभोर है और मेरे साथ है निकोल का डैनी लवर विवेक। ठीक है, तो ब्रो आज अपने स्टार्ट करने वाले इम्पैक्ट प्लेयर से अपने सीधा स्टार्ट करेंगे। पहले तो सीधा स्टार्ट करते हैं कि तेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल सही है या गलत? स्ट्रेट अप मतलब स्ट्रेट अगर सीधे फैक्ट पे आ जाऊँ तो मुझे पसंद नहीं आता इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिगर पिक्चर में ये सोचता हूँ कि ये रूल कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक गेम को इस तरह से मॉडिफाई कर रहा है कि तुम 11 नहीं तुम 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो। ठीक है, जहाँ पे तुम अगर एक पहले बैटिंग करके किसी बॉलर को उतार रहे हो जो एक अच्छा फील्डर भी है, सपोज करो अगर कोई टीम ट्रेंट बोल्ट को अपना इम्पैक्ट सब उतार रही है सेकेंड इनिंग में, तो तुम एक अच्छा फील्डर ला रहे हो प्लस तुम एक बहुत अच्छा बॉलर ला रहे हो। लाइक जैसे कि बास्केटबॉल या फुटबॉल में कहा जाता है कि यू आर ब्रिंगिंग इन फ्रेश लेग्स। ठीक है, तो वो तुम्हारी टीम की एक जोश जो होता है, ओवरऑल मोराल, उसको इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। पर कहीं ना कहीं ये गेम के लिए अभी सूटेबल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो उसमें एक और चीज़ ऐड करना जहाँ पे तुम एक इम्पैक्ट सब एक प्लेयर और ला पा रहे हो अपने टीम की सिचुएशंस के हिसाब से, कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में ही कोलैप्स हो रहा है तो तुम एक बैट्समैन खिला ले रहे हो कि ठीक है बॉलिंग हम देखेंगे, मैनेज कर लेंगे जो होगा, जैसे कि राजस्थान करती है कि अगर कोलैप्स हो गया तो रोहमन पोवेल आ जाएगा, नहीं हुआ तो नांद्रे बर्गर तो है ही पीछे से बॉलिंग करने के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है गेम को, और गेम के साथ साथ जो इंडियन इकोसिस्टम है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे लोगों की कमी है जो मल्टी फैसेटेड हो। लाइक सपोज अगर कोई बैट्समैन है जो 2 या 3 ओवर बॉलिंग कर ले रहा है, 2 ओवर बॉलिंग कर ले रहा है T20 में, वैसे हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं। या कोई ऐसा बॉलर है जो बैटिंग कर ले रहा है नीचे आके, उनकी कमी है इंडिया में। तो इस रूल के साथ उनका जो इम्पैक्ट है, उनका इम्पैक्ट खुद ही कम होता जा रहा है, क्योंकि आप एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड जो बैट्समैन है उसको एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड बॉलर से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें बढ़ेंगी आगे चलते हुए इंडियन क्रिकेट के लिए। जैसे कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, कुछ बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं उनने भी ये अपने ओपिनियंस दिए हैं, जैसे जो स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम जो भी व्यूअर्स हैं, कि वसीम जाफर हो गए या फिर रिकी पॉन्टिंग या MS धोनी। उन लोगों का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये बिट्स एंड पीसीज वाले जो प्लेयर हैं उनको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसी के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल से मैं गो थ्रू हुआ था जहाँ पे एक जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन से लिंक्ड एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वो बता रहे थे कि अब क्रिकेटर्स उस माइंडसेट से प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई मुझे तगड़े बाइसेप्स बनाना है, बस जाके नीचे से 4-5 हिट्स मारनी है और मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं बस बॉलर बनूंगा, मेरे को अभी बैटिंग अपनी इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भले मुझे प्रॉपर 11 में जगह मिले ना मिले पर कहीं ना कहीं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर तो मैं खेल ही लूँगा। ठीक है, साथ ही साथ ये कुछ नए यंगस्टर्स जो जो दोनों स्किल पोजेस करते हैं इस रूल के आने के पहले से, जो ये दोनों स्किल्स पोजेस करते हैं और वो दोनों स्किल्स को हॉर्न करते हुए आए हैं, उनके लिए ये डीमोटिवेटिंग होगा। क्योंकि जैसे कि अगर मैं एक और पर्सन को कोट करूं तो जैसे अमित मिश्रा ने बोला कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से मेरा करियर इलोंगेट हो गया। क्योंकि बस मुझे आना है, बॉलिंग करनी है, बैटिंग की मुझे चिंता नहीं है, और क्या पता मेरे को पूरी 20 ओवर फील्डिंग भी ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी आगे चलते हुए अगर ये रूल रहा तो। क्योंकि अब
फॉर एग्जांपल वेंकटेश अय्यर ही है, तो वेंकटेश अय्यर लास्ट ईयर सुयाश शर्मा के साथ हर बार रिप्लेस होता था, हर बार इम्पैक्ट सब के रूप में स्वैप होता था। तो अब वेंकटेश अय्यर तो फील्डिंग भी नहीं कर रहा, और जो थोड़ी बहुत उसकी बॉलिंग की स्किल्स थी, जो वेंकटेश अय्यर का मेन यूएसपी था कि भाई ही कैन बी अ रिप्लेसमेंट टू हार्दिक पांड्या, कि ये बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत बॉलिंग तो कर ही सकता है। अब उससे बॉलिंग ही नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे जो शिवम दुबे है जैसे प्लेयर हैं, जो कभी एज अ ऑलराउंडर इंडियन टीम में सिलेक्ट होके आए थे, वो बैट्समैन बन के रह गए हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत की बात है। जैसे मैंने स्टैट कलेक्ट किया था कि लाइक इस आईपीएल के 15th मैच तक, और जब 2023 में ये रूल स्टार्ट हुआ था आईपीएल में, तो कुछ नोटेबल प्लेयर्स थे जो मतलब जिनका मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट करी है कि वो कितनी बार एज ए इम्पैक्ट सब यूज़ हुए हैं। तो उसमें साई सुदर्शन का नाम था, विजय शंकर 3 बार यूज़ हुए हैं, वेंकटेश अय्यर 10 बार, शिवम दुबे 8 बार, अब्दुल समद 3 बार। अब कहीं ना कहीं यहाँ अब्दुल समद मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अब्दुल समद एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, ठीक है। लियाम लिविंगस्टोन जैसा। हाँ, लियम लिविंगस्टोन जैसा, कि जो ज़रूरत पड़ने पे अपना हाथ घुमा पा रहा है, जो इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग हिज आर्म्स ओवर, कि ज़रूरत पड़ी तो बस हाथ घुमा दिया, किसी बॉलर को इंजरी हो गई तो उसकी ओवर कंप्लीट कर दी, और 1-2 ओवर और जो उसके कोटा की बची है वो डाल ली, सेम एज आयुष बदोनी। अब आयुष बदोनी टोटल 7 बार इम्पैक्ट सब के रूप में यूज़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी सेकेंडरी स्किल्स है वो उन पे क्यों काम करें जब वो उनको बस एक स्पेशलिस्ट बना दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमको दिक्कत दे रही हैं। जब टीम सिलेक्शन होता है किसी बड़े इवेंट का या कुछ का, तो हम हर बार ये चीज़ पॉइंट करते हैं कि पहले जब हमारी लेजेंडरी टीम्स हुआ करती थी 2011 की, तब उसमें कई ऐसे खिलाड़ी थे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर पाते थे, जैसे कि युवराज सिंह हो गए, सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते थे कंट्रोल के साथ। अब इंडिया में टॉप 6 में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं होता जो बॉलिंग करे या इवन केपेबल हो कि वो 10 ओवर ओडीआई के कोटा में से 4 या 5 ओवर डाल सके। वो इजी टारगेट्स बन जाएंगे, जैसे कि रिसेंटली अभी जो भी हुआ विजय शंकर के साथ। तो कि मैं जस्ट इसी पे थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। तूने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है मेरे हिसाब से। अगर मैं जस्ट इसको करेक्ट डाउन करने की कोशिश करूँ, तेरा मेरा सेम पॉइंट है। मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर बहुत क्लियरली ऑलराउंडर्स का रोल खा जाएगा। ये चीज़ रिकी पॉन्टिंग ने भी बोली, धोनी ने भी बोली, वसीम जाफर और भी काफ़ी लोगों ने बोला। तो सबसे पहली बात ना, मैंने इम्पैक्ट प्लेयर जैसा रोल बिग बैश में देखा था, ठीक है। वहाँ पर शायद सुपर सब या इस टाइप का कुछ नाम, एक्स फैक्टर प्लेयर ऐसा कुछ नाम वो लोगों ने दिया था। अब उसके बाद इसको आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके काउंटर में बहुत लोगों का ये कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर के कारण हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको चांस मिल पा रहा है। जैसे ध्रुव जुरैल, उसको एक्चुअली में पहली बार लोगों ने वर्ल्ड स्टेज पे इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से देखा। सुयश शर्मा केकेआर की साइड से एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से आया। लेकिन अगर पर्सनली मेरे से कोई पूछे तो एक एज ए कैप्टन ऑन फील्ड जो तुम कर रहे हो तो बहुत है ही, लेकिन एक परफेक्ट 11 चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपना अपने क्रिकेटिंग और टैक्टिकल माइंडसेट को दिखाने का। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर मेरे को नहीं लगता कभी भी आके चल के कोई बंदा ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेगा, अनलेस अनटिल वो हार्दिक पांड्या लेवल का ऑलराउंडर या रविंद्र जडेजा लेवल पे ऑलराउंडर है, कि प्रॉपर जो जिसने अपनी स्किल्स ऑन किए, वो कैसे ऑन किए, उसने खेलने के बाद ऑन किए। सो अगर तुम इम्पैक्ट प्लेयर का रोल रख रहे हो आईपीएल में, जो एक बहुत बड़ा मेजर बेस बनाता है जो इंडिया टीम में आगे जाके खेलते हैं, जैसे कि तूने नाम अब्दुल समद का लिया। मैं इनफैक्ट शिवम दुबे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर ये दोनों काफ़ी रेगुलरली डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हैं, राइट। इनफैक्ट मेरे को याद है वेंकटेश अय्यर ने तो शायद 6 वगैरह भी लिया T20s में, और रणजी में भी रेगुलरली बॉलिंग कर रहे हैं शिवम दुबे और ये। लेकिन ये लोग जब तक आईपीएल लेवल पे बॉलिंग ही नहीं करेंगे या फील्डिंग ही नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये लोग कितने फिट हैं। सेकेंडली, इनकी बॉलिंग एक्चुअली वर्ल्ड स्टेज पे कितनी बेटर है। इम्पैक्ट प्लेयर के आने जैसे मेरे को लगता है या तो लोग प्रॉपर बैट्समैन बनने की कोशिश करेंगे या तो प्रॉपर बॉलर बनने की कोशिश करेंगे। जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पर केदार जाधव टाइप के प्लेयर्स हुआ करते थे, शार्दुल ठाकुर टाइप के प्लेयर हुआ करते थे, वेंकटेश अय्यर टाइप के प्लेयर हुआ करते थे, उनका सेंस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। रियान पराग खुद एक बहुत, अगर लोगों को आइडिया नहीं हुआ, लेकिन रियान पराग बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, कंसिस्टेंटली बॉलिंग करता है डोमेस्टिक में।
लेकिन मेरे को कोई एंगल से दिख नहीं रहा है कि राजस्थान उसकी बॉलिंग यूज़ करेगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। शिवम दुबे जैसा प्लेयर को इम्पैक्ट सब किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इनको शिवम दुबे की बॉलिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा एक बॉलर अवेलेबल रहेगा। तो हाँ, मैं यहाँ तो बहुत क्लियरली इसको डम डाउन करके ये बोलना चाहूँगा कि इम्पैक्ट प्लेयर ठीक है, मज़ा आता है, देखने में अच्छा लगता है कि कौन इम्पैक्ट हो गया, बट इसमें अब कोई है ना वो क्या कहते हैं, कोई छुपा हुआ राज भी नहीं कि पता नहीं कौन इम्पैक्ट हो जाएगा, जैसे कि फुटबॉल में होता है एकदम रैंडम टाइम पे अचानक से कोई नया प्लेयर सब होके आता है। यहाँ बहुत क्लियर होता है, यहाँ सबको बहुत पहले से पता है कि वेंकटेश अय्यर आने वाला है या शिवम दुबे आने वाला है या अर्शदीप सिंह आने वाला है, तो बहुत क्लियर है ये। और कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता है ना, जैसे फुटबॉल में होता है सडनली कोई 20th मिनट पे या 90th मिनट पे कोई नया प्लेयर आया, यहाँ सबको बहुत पहले से पता है। तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर का रोल आईपीएल में जितना हो सके उतना जल्दी एक्चुअली में हटा देना चाहिए। 2 साल का एक्सपेरिमेंट रहा, लोगों को मज़ा आया, बट पर्सनली मेरे से अगर पूछे तो मेरे को लग रहा है ये है ना ज़्यादा हार्म पहुँचा रहा है और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसका। मेरा अब यहाँ कंटिन्यू कर। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बस एक एंटरटेनमेंट के लिए, चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर तो देखें तो कहीं ना कहीं इस इम्पैक्ट प्लेयर के रोल की वजह से शार्दुल ठाकुर को भी मौका नहीं मिल रहा। शहबाज अहमद जैसा प्लेयर जो बहुत ही अच्छे कंट्रोल में बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओवर डाल रहा है हर मैच में, ठीक है। रियान पराग का तूने नाम लिया, जो डोमेस्टिक में इवन जो विजय हज़ारे जैसी जो भी सीरीज़ होती हैं उनमें वो ऑलमोस्ट अपना कोटा कंप्लीट करता है 10 ओवर का। वो यहाँ पे एक भी ओवर डालता हुआ नहीं दिखेगा। अभिषेक शर्मा आपको कभी यहाँ पे ओवर डालते हुए नहीं दिखेंगे, हालांकि कल उसने 1 ओवर डाला था शायद। फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका रोल डिमिनिश होता चला जाएगा, जैसे ललित यादव है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। रविंद्र दुबे टाइप है, अमन खान टाइप है जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन कहीं ना कहीं ऐसे सेट ऑफ प्लेयर जिनको इंडियन क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए था आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन में होना हमारी टीम के लिए बेनिफिशियल होता, ये रूल एक उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। जो उनको जो इस चीज़ पर मैं हाँ ओके, अगर इसको मैं सिंपली छोटा सा मैं डाउन करूं, 2 साल से इम्पैक्ट प्लेयर है, इस बार ये दूसरा साल चल रहा है। वर्ल्ड कप अपने पास बहुत करीब है। अपने 2023 के वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली रो रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं जो बॉलिंग करे, कोई ऐसा बॉलर नहीं जो बैटिंग करे। वर्ल्ड कप इज लाइक लिटरली 1-2 महीने की दूरी पर है। हमारे पास हार्दिक पांड्या फिर से अगर इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लोग बात करेंगे शिवम दुबे को लेके जाना चाहिए, शिवम दुबे बहुत अच्छा स्पिन बैशर है, बट वी डोंट नो कि वो ओवर्स डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। रविंद्र जडेजा पे अपने ऑलरेडी डिस्कस करने वाले कि क्या वो इम्पैक्ट स्क्वाड में भी जगह उसकी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारे पास अक्षर पटेल है, हमारे पास रविंद्र जडेजा है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, 3 ऑलराउंडर है। ये तीनों के तीनों बहुत पहले से मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम में बन के आए। रिसेंट टाइम में जैसे हमारे पास शिवम दुबे बन रहा है, जायसवाल बन रहा है या रिंकू सिंह बन रहा है, जिन्होंने आईपीएल में अपने आप को परफॉर्म किया है और वो लोग अपनी शायद जगह बना लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं आया। इनफैक्ट मुकेश चौधरी जिसने आईपीएल में परफॉर्म किया, उसने इंटरनेशनल T20 साइड में जगह बनाई, लेकिन कोई भी ऐसा ऑलराउंडर नहीं आ रहा है जिसने रिसेंटली आईपीएल में परफॉर्म किया और उसने इंटरनेशनल जगह बनाई। दीपक हुड्डा था जो कंसिस्टेंटली खेल रहा था, इंडिया के लिए एक टाइम पे खेल रहा था, फिर ड्रॉप हो गया। उसको रोहित शर्मा ने भी कभी चांस नहीं दिया उस तरीके से बॉलिंग। जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, दीपक हुड्डा एकदम नल एंड वाइट टाइप का प्लेयर हो गया है। उसको एक्चुअली में एज अ प्योर बैटर खेलना पड़ेगा, जहाँ उसको कंसिस्टेंटली 400 या 500 रन का सीजन देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग का तो कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना इम्पैक्ट प्लेयर मज़ेदार ये वो सब ठीक है, लेकिन इसके कारण हमारे पास इस वक्त भी कोई ऑलराउंडर नहीं है। सिर्फ हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, यशस्वी जायसवाल को बॉलिंग आती है, वो बॉलिंग कर नहीं रहा। तो हमारे पास एक्चुअली भी कोई ऑलराउंडर नहीं। इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ मैं। PSL अभी जो रिसेंटली हुआ उसमें साइम अयूब, आई एम प्रीटी श्योर पता ही है तुझे, राइट? साइम अयूब ने कंसिस्टेंटली बॉलिंग की है, लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन उसने कंसिस्टेंटली एलेक्स सेल्स वगैरह टाइप के प्लेयर्स को अपनी कैरम बोर्ड डाल वगैरह टाई के बोल्ड किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उसको एज एन ऑलराउंडर यूज करेगी। द थिंग इज पाकिस्तान को एटलीस्ट पता है कि साइम अयूब कैन बोल,
हो सकता है वो आगे चल के लिविंगस्टोन लेवल का या मे बी डेविड मलान या मे बी जो रूट टाइप का बॉलर बन जाए जहाँ एटलीस्ट 1 या 2 ओवर डाल दे, मे बी पावर प्ले का पहला, इनफैक्ट क्योंकि पेशावर साल में उसको पहला ही ओवर करवा रही थी बहुत कंसिस्टेंटली और वो विकेट्स लेके दे रहा था। यही चीज़ मेरे को लगता है कभी भी हमको केदार जाधव टाइप या साई मयूर या लिविंगस्टोन या फिर इनफैक्ट ग्लेन मैक्सवेल टाइप का हमको प्लेयर ही नहीं मिलेगा, मिचेल मार्श टाइप का प्लेयर ही नहीं मिलेगा आईपीएल से, क्योंकि हम लोग उसको कभी बनने ही नहीं देंगे। मैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मतलब इंडियन डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, ना कि इंटरनेशनल। कहीं ना कहीं ऐसा ही एक नाम मुझे याद आ रहा है जो इंडियन सर्किट में होते हुए, इंडिया के लिए फ्रिक्वेंटली खेलते हुए इस आईपीएल में एकदम गायब है, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो या तो इम्पैक्ट सब होके भी अगर आएंगे तो किस रोल के लिए आएंगे? ना तो वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और ना ही वो इतने अच्छे हैं कि उनको एक स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में खिलाया जाए। ठीक है, तो अब जो खिलाड़ी दोनों चीजें अच्छे से कर सकता था, एक एवरेज अबव एवरेज लेवल पे कर सकता था, जो इंडिया के लिए इतने मैचेस खेल चुका है, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला है, तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर को। तो ये बहुत ही खराब लगता है कि जब आप देख रहे हो कि बेंच पे वॉशिंगटन सुंदर बैठे हैं अपने चांस के लिए, जो कि इंडिया में कंसिडर होते हैं। कब आज भी अगर इंजर्ड हो जाए, कोई ऑफ स्पिनर ना हो, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन वॉशिंगटन सुंदर है। तो अब इसमें इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट जो है सेम चीज़ को अगर मैं सेम चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मैं सिचुएशन के तरीके से बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर एक्चुअली में कितना बड़ा इशू। जस्ट फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा, हो सकता है कि उसको T20 वर्ल्ड कप में ले ना लें। अगर T20 वर्ल्ड कप में हम लोग जडेजा को कंसिडर करते हैं कि जडेजा इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि उसको हम लोग T20 वर्ल्ड कप में लें, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है जडेजा का? हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अक्षर पटेल। हमने वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई नहीं किया। हमको पता नहीं कि बिश्नोई बैटिंग कैसी करता है, क्योंकि उसको कभी बैटिंग करने का पॉइंट ही नहीं आया है ना, उसको बैटिंग करने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास LSD में इतने बैट्समैन होंगे, कभी उसको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे पास प्लेयर कौन है जो एक्चुअली में उस पोजीशन में आके बैटिंग करे या बॉलिंग करे? तो तुमको हर बार चाहते या न चाहते तुमको जडेजा, शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल, ये तीनों को लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के कारण इस टाइप के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कभी चांस नहीं मिल रहा है कि उनकी फील्डिंग कैसी है, उनकी बॉलिंग कैसी है। शिवम दुबे बहुत अच्छा एग्जांपल है। शिवम दुबे को चेन्नई सिर्फ बैटिंग करा रही है, वो आता है एक स्पेसिफिक स्पिन को बैश करता है और चला जाता है। हमको ये भी नहीं पता कि फील्डिंग उसकी कितनी अच्छी है, हमें यही नहीं पता कि फील्ड में तेज है या स्लो है ना। तो मैं जस्ट ये एग्जांपल देने का पॉइंट ये है कि अगर हम लोग कोई प्लेयर सेट ऑफ प्लेयर से मूव ऑन करने की कोशिश करें, हमारे पास कोई है ही नहीं जिसके पीछे हम जा सकते हैं। शाहरुख खान की बात हो रही है। शाहरुख खान जो अभी मतलब शाहरुख खान द एक्टर शाहरुख खान ने जो पंजाब में था, गुजरात में, बहुत लोगों को पता ही नहीं, बट शाहरुख खान एक्चुअली वो बॉलिंग करता है डोमेस्टिक में, वो बॉलिंग कर सकता है डोमेस्टिक में। उसको कभी हम लोग चांस ही नहीं दे पाएंगे, उस टाइप का प्लेयर कभी खेल नहीं पाएगा। अब्दुल समद का जैसे तूने एग्जांपल लिया, हो सकता है अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता, अगर अब्दुल समद कंसिस्टेंटली 2 साल बॉलिंग करता तो ना आइडिया होता कि शायद नंबर 6 पे रिंकू सिंह के अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल समद का, लेकिन कभी खेला ही नहीं है, तो इट्स एंड बट्स वाला सिचुएशन। ऐसे ही 2 नाम मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, जैसे कि नीतीश राणा ने 1-2 सीजन पहले बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, जहाँ एक डोमेस्टिक में भी बॉलिंग करता है, डोमेस्टिक में भी बॉलिंग करता है वो, और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग आईपीएल में जब भी करी थी तब करी थी। एक ऐसा ही नाम है जो प्रॉपर ऑलराउंडर हुआ करता था और बस अब एक मियर फिनिशर बन के रह गया, राहुल तेवतिया। ठीक है, जो राहुल तेवतिया एक ऑलराउंडर था जो प्रॉपर लेग स्पिन डालता था, जिसका मेन ट्रेड था कि वो लेग स्पिन डालता है, और अब इसकी प्रॉपर देसी शाहिद, एक इंडियन वर्जन ऑफ शाहिद अफरीदी हो सकता था अपने पास, यू नेवर नो। वो अब देखने ही नहीं मिलेगा। अब जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में वो डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसका फेलियर ये था कि वो 3 या 4 साल में कोई खिलाड़ी बना नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो हमारे पास अभी ऑलराउंडर कौन है ले जाने के लिए? हार्दिक पांड्या प्राइमरी ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर जो है, स्पिन लेफ्ट आर्म बैटर शार्दुल ठाकुर, और कहीं इन लोगों के पास एक नाम आता है। मैं शार्दुल ठाकुर को भी ऑलराउंडर तो बिल्कुल नहीं गिनूंगा T20 में। आई विल से कि वो समवन लाइक कौन, जोफ्रा आर्चर टाइप की बॉलिंग उसका मेन है और बैटिंग करना आता है। मतलब मैं जोफ्रा आर्चर जितना अच्छा बॉलर नहीं कह रहा हूँ, इट्स जस्ट मतलब बॉलिंग उसका मेन पार्ट है। हाँ,
वैसे ही कहीं दूर दराज से एक नाम आएगा कि भाई दीपक चहर, ठीक है। तो अब जैसे ये बात है, तो ये खिलाड़ी पिछले 3 या 4 साल में तो नहीं बने, ये तो उसके पहले से थे। तो हमारी मैनेजमेंट ने पिछले 3 या 4 साल में कौन से प्लेयर्स बनाए जो एक ऑलराउंडर का रोल फिल कर पाएंगे इन लोगों के जाने के बाद? रियान पराग को अगर बोलेंगे तो रियान पराग आईपीएल से तो वो ऑलराउंडर बन नहीं रहा, वो तो खुद की मेहनत कर रहा है और डोमेस्टिक से ऑलराउंडर बन रहा है। कहीं ना कहीं आईपीएल जैसा स्टेज, तुम अगर आईपीएल जितनी बड़ी लीग चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये एक मोटिव होना चाहिए कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले, उनको टफ सिचुएशंस फेस करने को मिले ताकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। यहाँ पे तो हालांकि एक्सपोजर मिल रहा है लेकिन वो बहुत नीश ओरिएंटेड हो गया कि सिर्फ बैट्समैन को मिलेगा या तो सिर्फ बॉलर को मिलेगा। मैं जस्ट जो तूने एक नाम लिया उस पर थोड़ा सा मैं घुसने की कोशिश करूंगा, राहुल तेवतिया। अगर लोगों को आइडिया नहीं है, लास्ट टाइम हर्षा भोगले का ये कोट है, हर्षा भोगले ने बोला था कि मैंने राहुल तेवतिया से बात की कि भाई तुम बॉलिंग क्यों नहीं करते, तुम बॉलिंग करो। तो राहुल तेवतिया बोलता है कि मैं प्रैक्टिस मैचेस में, जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस या नेट्स में 1-2 घंटा कंटिन्यूसली बॉलिंग करता हूँ, लेकिन मैच में ये लोग मुझे बॉलिंग ही नहीं दे रहे, मुझे एक प्रॉपर नंबर 6 का बैट्समैन बना दिया। इनफैक्ट लास्ट टाइम के अगर 2 डोमेस्टिक मैचेस में यहाँ एडिट का टाइम डाल दूंगा, उसने कंसिस्टेंटली सैयद मुश्ताक में बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की और अच्छे विकेट लिए। उसका एक टाइम पे इंडिया टीम में सिलेक्शन भी इसी बेसिस पे हो गया था कि वो बॉलिंग कर सकता है और प्लस बैटिंग कर सकता है। आज के टाइम पे डू यू थिंक तेवतिया कभी भी इंडिया टीम के लिए खेल पाएगा? देयर इज नो वे अनलेस अनटिल वो कुछ रिंकू सिंह लेवल का पुल ऑफ कर ले। वो आ रहा है कंसिस्टेंटली 200 की स्ट्राइक रेट से 40-50-80 रन मार रहे हैं पर मैच, वरना देयर इज नो वे। क्योंकि क्या करोगे तुम ब्रो, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम मतलब किस बेसिस पे तुम उसको लेके जाओगे? सिलेक्टर्स की भी गलती नहीं है, तुम्हारे पास कोई डेटा पॉइंट ही नहीं है जज करने का कि इसको इंडिया टीम में ले। हाँ कट। मैं यही कंटिन्यू कर रहा था कि जो एक्सपोजर मिल रहा है, तूने बोला, लेकिन एक्सपोजर किस स्किल को मिल रहा है? जो उनकी प्राइमरी स्किल है उसको, जो उनको एक स्पेशलिस्ट बनने की तरफ ढकेल रहा है, ना कि एक ऐसा प्लेयर जो सब कुछ कर सके, जो ऑल राउंड प्लेयर हो। ठीक है, अब तेवतिया है, अगर तेवतिया को कोई सिर्फ आईपीएल में देखेगा 2 महीने तो वो तो यही कमेंट करेगा ना कि ये तो बिट्स एंड पीसीस प्लेयर है जो कहीं बाउंड्री पे कभी कभार फील्डिंग भरता दिख जाता है और बैटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 बॉल खेलने आता है। जो बिट्स एंड पीसेस भी नहीं बोलेगा उसको, बिट्स एंड पीसेस भी नहीं बोलेगा उसको, ऐसा समझेगा कि सिर्फ 10 बॉल खेलने का स्पेशलिस्ट है। और कोई जैसे आज के टाइम में दिनेश कार्तिक यही हो गया ना, वो बहुत अच्छा कीपर हुआ करता था। आज के टाइम में दिनेश कार्तिक मतलब वो इतना ज्यादा नीश डाउन हो गया, नैरो डाउन हो गया कि दिनेश कार्तिक इज जस्ट 15 बॉल बैट्समैन। मतलब और कुछ वो कीपिंग भी नहीं कर रहा है, वो फील्डिंग भी नहीं कर रहा है, बॉलिंग तो ऐसे भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ 15 बॉल का बैट्समैन बन के रहेगा। आई डोंट थिंक सो ये कोई अच्छा टैग है दिखाने के लिए कि 15 बॉल का बैट्समैन है, वो सिर्फ आएगा 15 बॉल खेलेगा और गायब हो जाएगा। दिस इज वेरी वियर्ड। अब कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को बीसीसीआई को थोड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए कि हम अपने ऑलराउंडर्स को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे उन्हें एक्सपोजर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज को भी सोचना चाहिए, पर बट इन द एंड ये फ्रेंचाइज एक बिजनेस है, ठीक है। तो वो खिलाड़ी बनाने नहीं बैठे हैं, वो अपनी फ्रेंचाइज के वैल्यूएशन बढ़ाने बैठे हैं। डेफिनेटली तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीसीसीआई इस इशू के पीछे लुक आफ्टर करे। डेफिनेटली मेरे हिसाब से अपने ने काफ़ी डिस्कस कर लिया इम्पैक्ट प्लेयर पे, मतलब मोटा मोटी सारी चीज़ डिस्कस कर ली। मेरा और ठाकुर का एंड में यही पॉइंट है कि जितना सुनने में या साउंड करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर, इन दी एंड ये तुमको प्लेयर बिल्कुल डेवलप करके नहीं दे रहा है। एक आध कोई प्लेयर तुम्हें यहाँ वहाँ मिल जाएगा एक्सेप्शन के रूप में कि ध्रुव जुरैल वगैरह, लेकिन ध्रुव जुरैल को तुम क्या T20 में लोगे? उस बेसिस पे नहीं लोगे। सुयश शर्मा को कभी तुम T20 में लोगे? तुम्हें आइडिया? मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर बहुत क्लियरली ऑलराउंडर्स का खात्मा कर रहा है। अगर तुमको ऑलराउंडर बनना है तो यू हैव टू बी एज गुड एज शेन वॉटसन, हार्दिक पांड्या या या एज रिनाउंड एज ग्लेन मैक्सवेल, वरना देयर इज नो वे। नेक्स्ट पॉइंट ब्रो, नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अपना, जडेजा का T20 प्रोस्पेक्ट। तो वैसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कल ही SRH और चेन्नई का मैच हुआ था, तो तब मेरे एक्चुअली मेरे दिमाग से बहुत टाइम से ये चल रहा है आज जडेजा एक T20 प्रोस्पेक्ट है आज की दिन में, आज के टाइम में। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्रेट अप मेरे से कोई पूछे आज के दिन में, मेरे हिसाब से जडेजा T20 का आज के टाइम में इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। हाँ, चेन्नई के लिए वो अच्छा, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, T20 इंडिया की बात करूँ, एज अ टेस्ट वो डेफिनेटली टॉप टीयर का ऑलराउंडर बन गया। ऐसा नहीं कि मिड प्रॉपर टॉप टीयर गॉड टीयर का ऑलराउंडर है करंटली टेस्ट में,
लेकिन अगर मैं T20s की बात करूँ, मेरे को लगता है इंडिया टीम में उसकी जगह बननी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। वाइल्ड डिस्कशन में काफ़ी सारे स्टैट्स भी रखूँगा एंड काफ़ी सारे ओपिनियन भी रखूँगा, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तेरा पॉइंट लेता हूँ कि तेरे हिसाब से जडेजा का इंटरनेशनल T20 प्रोस्पेक्ट क्या है? जडेजा द इंटरनेशनल T20 प्रोस्पेक्ट, अगर मुझसे ये क्वेश्चन, जैसे ये बहुत अभी के लिए बहुत वेग या बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, अगर मुझसे सिंपल एक ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जडेजा T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है या नहीं तो बहुत साइडलाइन का क्वेश्चन हो जाएगा जडेजा के लिए। हमारी मजबूरी से हमारी मजबूरी है कि हमको जडेजा को लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जडेजा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर बाय स्टैट्स अगर देखें तो जडेजा बहुत ही मीडियोकर T20 प्लेयर है, ठीक है। लेकिन हम जडेजा को किससे रिप्लेस करेंगे? अक्षर पटेल से। बस हमारे पास ये एक चॉइस बची है इस देश में कि हम जडेजा का रिप्लेसमेंट सिर्फ अक्षर पटेल ढूंढ पाए हैं, जबकि जडेजा ऐसा नहीं है कि आज कल से या 5 साल से खेल रहा है। जडेजा 2008 का IPL भी खेला था, ठीक है। तो हमारे पास आज अभी तक एक ऐसा फिनिशर या एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए था जो इन लोगों को बड़े स्टेजेस पे रिप्लेस कर सके, जो कि हमारे पास एटलीस्ट चैलेंज कर सके, एटलीस्ट उनकी पोजीशन को चैलेंज तो कर सके। चैलेंज के नाम पे भी हम अक्षर पटेल को बता रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैट्समैन है हु कैन बॉल, ठीक है, भले उसको लोग ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं। धीरे धीरे मैं इस पे थोड़ा सा इस पे डिसएग्री करूंगा। मेरे को लगता है अक्षर पटेल की अगर बात करें, मेरे से पूछा जाए, मेरे को लगता है अक्षर पटेल एक फार बेटर T20 प्रोस्पेक्ट है कंपेयर टू जडेजा। मेरे पास इसके कारण है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन तेरा ये कहना है कि हमारे पास जडेजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो जडेजा की मजबूरी है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जडेजा मेरे हिसाब से अच्छा वो नहीं है, तो एक मैंने कुछ स्टैट्स तैयार किया है। तो स्क्रीन पे जैसा कि क्लियरली देख सकते हैं कि 2022 से जडेजा, अच्छा सबसे पहली बात, जडेजा खेलता किधर है? तो जडेजा खेलता है नंबर 5, 6, 7 पे। इंडिया के लिए तो 6 और 7 पे खेलता है, ODI हो, टेस्ट हो या T20 हो। तो वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर मेरे हिसाब से शायद एवरेज इतना मायने नहीं रखता है, रन्स तुमने कितने मारे मी भी उतना मायने नहीं लगता है, लेकिन स्ट्राइक रेट, बॉल्स पर बाउंड्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मेरे को जितना मैंने काफ़ी टाइम से देखा, मुझे लगता है जडेजा स्ट्रगल कर रहा है। ये लास्ट मैच SRH के सामने भी देखा कि जडेजा, सीधा स्टैट्स की बात करते हैं, जैसा कि मैं मेरे हिसाब से बहुत क्लियरली दिखा सकता हूँ कि सिंस 2022 जडेजा 28 की एवरेज है, सिर्फ 135 का स्ट्राइक रेट है इसका T20 इंटरनेशनल में, और स्ट्राइक रेट इधर दैट 150 का स्ट्राइक रेट है इसका, जो एक टाइम पे इसका 193 का हुआ करता। 40 स्ट्राइक रेट का इसका ड्रॉप हुआ है। सबसे मेन बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बॉल्स पर 6 एट डेथ, 15 बॉल लेता है एक छक्का मारने के लिए। डेथ में 15 बॉल ले रहा है। मैं रिसेंटली एक स्टैंड दिख रहा था जहाँ आंद्रे रसल, निकोलस पूरन जैसे लोग 6-8 बॉल ले रहे थे, 15 बॉल ले रहा है। मैं डाउट कर रहा हूँ शायद 15 बॉल तो खेलने मिलेगी। अगर नंबर 7 पे इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है तो शायद 15 बॉल तो उसको खेलने मिलेगी। हाँ, तेरा क्या कहना है? एक यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई ये इस पॉइंट पे ये सोच रहा है कि 15 बॉल, हर 15 बॉल पे एक 6 बहुत अच्छी बात है, तो उनके लिए बता दूं कि हर 15 बॉल पे एक 6 अगर वो मार रहा है, तो भी जब अगर उसकी स्ट्राइक रेट 150 की रह रही है, तो डेथ में इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 बॉल पे 22 या 23 रन बना रहा है, जो आप अपने फिनिशर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो डेथ में कि वो हर 15 बॉल पे एक 6 मार के 22 या 23 रन बनाए, ठीक है, ऑन एवरेज। तो ये स्टैट्स बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं और ये एकदम डाउनहिल परफॉर्मेंस हो रहा है जाडेजा का पिछले 1-2 सालों से। लेकिन कहीं ना कहीं जाडेजा एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जो अपने लॉन्गर फॉर्मेट के परफॉर्मेंसेस की वजह से शॉर्टर फॉर्मेट में कंटिन्यू किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और स्टैट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक और स्टैट है, आई होप बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक स्टैट है जो मैंने बिगिन किया। तो ओवरऑल T20s में मैं पूरे जडेजा के करियर की बात कर रहा हूँ। जडेजा अपने पूरे करियर में वो 28 बॉल लेता है एक छक्का मारने, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। 28 बॉल लेता है एक छक्का, मतलब इनसेन है ब्रो। वो ऑलमोस्ट 5 ओवर लगा रहा है एक छक्का मारने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। 11.1 बॉल लेता है एक चौका मारने के लिए। अगर ओवरऑल उसका बाउंड्री पर बॉल देखे तो 8 बॉल लगा रहा है एक चौका या छक्का लगाने के लिए।
क्रेजी नंबर है ब्रो, ये तो मतलब बहुत ज्यादा बेकार नंबर है। मैं बोलूँगा 28 बॉल फॉर 16 इंसेन है। अपने करियर के स्पैन में, T20 करियर के स्पैन में उसने आज तक सिर्फ 13 छक्के लगाए इंडिया के लिए। T20 की बात कर रहा हूँ, वनडे या टेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, T20 की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं T20 इतना खेलता नहीं है, मैं IPL में बढ़िया है, मैं IPL की बात कर रहा हूँ। IPL में भी वो 21 बॉल लगाता है ऑन एन एवरेज एक छक्का मारने के लिए। कितना हो गया 21 बॉल, इट इज 3 ओवर से ज्यादा लगाता है एक छक्का मारने के लिए। चौका मारने के लिए वो ऑलमोस्ट 10.8, मतलब इंटरनेशनल हो या IPL हो, वो ऑलमोस्ट सेम नंबर्स ऑफ बाउंड्री लगा रहा है। मतलब इंटरनेशनल पे 8 बॉल पर बाउंड्री, IPL में 7.2 बॉल पर बाउंड्री। मेरे हिसाब से एज अ फिनिशर इसका सेंस नहीं बनता। मैं फिनिशर भी नहीं है ब्रो, जिस पोजीशन पे खेलता है 6, 7, 8, इस पोजीशन पे जनरली तुमको ऐसी सिचुएशन आती है, या तो तुमको 18 बॉल में 40 मारने, या हो सकता है तुम्हें शायद पूरी मैच बैटिंग करनी पड़ जाए इतनी खराब। लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर 28 बॉल पर 1 बाउंड्री इज वेरी बैड, इट्स वेरी बैड मेरे को लगता है। हाँ, जैसा मैं इस पे ऐड अप कर दूं कि अगर लोग सोचे कि 36 इनिंग्स दिस दैट, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जाडेजा ने छठे नंबर पे 6 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें जाडेजा की एवरेज स्ट्राइक रेट रही है 126 की। नंबर 7 पे 16 इनिंग्स खेली हैं, जिस पे जाडेजा की स्ट्राइक रेट है 138 की। और नंबर 8 पे 9 इनिंग्स खेली हैं, जिस पे जाडेजा की एवरेज स्ट्राइक रेट है 96 की, सिर्फ और सिर्फ 96 की। तो 6, 7, 8 पे अगर आप बैटिंग कर रहे हो T20 में, T20 इंटरनेशनल्स में किसी इतनी बड़ी टीम के लिए, तो आप ये स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग नहीं कर सकते। या तो फिर आप एक ऑलराउंडर अपने आप को मतलब कंसीडर ना करो, ऑलराउंडर का, इतने बड़े ऑलराउंडर का टैग कैरी ना करो, क्योंकि आपकी स्ट्राइक रेट 126 है या 130 है और आप नंबर 6 या नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हो, तो वो बहुत ख़राब है। वो तो एक फिनिशर का रोल होता है जनरली। तो कहीं ना कहीं हमें फिनिशर, हाँ, बॉल्स पर बाउंड्री बहुत ज्यादा है। मैं इस पे जस्ट थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा, जो तू स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था। अभी शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप नेक्स्ट वर्ल्ड कप यूएस और वेस्ट इंडीज में, जहाँ पर मोस्ट लाइकली ना स्पिनिंग कंडीशंस होने वाली हैं। जडेजा बहुत टाइम से इनफैक्ट खेल भी चेन्नई में रहा है, तो उसने ज़्यादातर मेजोरिटी उसने अपना T20 चेन्नई के टर्निंग ट्रक्स में खरीदा है, खेला है। मेरे पास एक बहुत भयंकर स्टैट है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा कि सारे T20s में लगे 2020 से जडेजा ने 192 बॉल्स के लिए स्पिन के अगेंस्ट, और उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 90 का है। 90 का स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिन जडेजा का, विच इज क्रेजी। मतलब और एक छक्का लगाने के लिए स्पिनर्स के अगेंस्ट, एक 6 मारने के लिए जडेजा 32 बॉल लेता है। हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूँ नंबर 6, 7, 8 पे तुमको शायद उतना स्पिन नहीं खेलना होता है, लेकिन मेरे को लग रहा है USA और वेस्ट इंडीज़, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी लोग डेथ में स्पिन का यूज़ करेंगे। और ये अब ट्रेडिशनल टाइम नहीं रहा, लोग एक्चुअल में युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, इंटरनेशनल लेवल पे भी तुम्हारा लंबे क्या नाम था वो एल जैसा जो एडम जम्पा डालता है इंग्लैंड से, वो जो मैं भूल रहा हूँ, लेग स्पिनर है जो, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो मोइन अली जैसे दिखता है, लंबी डाल, आदिल रशीद वो डालता है, रेहान अहमद डालता है। तो काफ़ी लोग एक्चुअली में डेथ में डालने लगे आज के टाइम में। और 90 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर श्रीलंका, हाँ सर, बेसिकली काफ़ी ऑप्शन है, और 90 का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो अलार्मिंगली लेवल पे कम है। हम लोग बात करते हैं कि विराट कोहली लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छे से नहीं खेलता या वो नहीं खेलता, विराट कोहली एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पिन शायद उतने अच्छे से नहीं खेलते। ये तो ओवरऑल स्पिन के अगेंस्ट 90 का स्ट्राइक रेट और सिर्फ 32 बॉल लेना एक छक्का के लिए, बेसिकली हर 5 ओवर लगाता है एक छक्का के लिए। ये बहुत क्रेजी नंबर है ब्रो। ये दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक सो कि होने चाहिए नंबर 6, 7, 8 के लिए। कंसिडरिंग दिस मैं एक और प्रॉस्पेक्ट रखना चाहूँगा कि अपने बात करें, जडेजा एक ऑलराउंडर है। आई होप ये स्क्रीन दिख रही है, तो ये जडेजा के बॉलिंग स्टैट्स हैं, ठीक है। जडेजा के तुम ओवरऑल बॉलिंग स्टैट्स निकालने जाओगे, एक तो ये पॉइंट मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जडेजा T20 में डिफेंसिव बॉलर है पीरियड, ठीक है। जडेजा कोई तुम्हारा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। प्लस मेरे को जो जडेजा के साइड से एक सबसे बड़ा इशू होता है, मेरे को लगता है आज के टाइम में हर T20 में एक ऐसा प्लेयर है या बॉलर है जो फिंगर स्पिनर है और स्टार्टिंग में ओवर्स डाल सकता है। पाकिस्तान में तो वो लोग इमाद वसीम लिया है, वेस्ट इंडीज़ में तुम्हारा अकील हुसैन है, पहले उनके पास सुनील नारायण और बद्री हुआ करते थे। श्रीलंका में तुम्हारे पास थिक्साना वगैरह है, बांग्लादेश में मेहदी हसन है,
तुम्हारे पास मोइन अली वगैरह टाइप के यहाँ मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी कभी कभी एस्टन अगर आ जाता है। तो बेसिकली केशव महाराज अफ्रीका में ऑलमोस्ट हर टीम में एक फिंगर स्पिनर है जो डालता है, लेकिन इंडिया में जडेजा एक इकलौता मैं ऐसा बोलूँगा कि जडेजा फिंगर स्पिनर होते हुए भी पावर प्ले में एंजॉय नहीं करता वो बॉलिंग है, ठीक है, वो पावर प्ले में डालते नहीं। अगर जडेजा पावर प्ले में डाल नहीं रहा है और तुम्हारे पास अगला ऑप्शन शायद कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल या बिश्नोई है जो ऐसे भी लेग स्पिनर है, वो पावर प्ले में डालेंगे नहीं। तो इससे मुझे लगता है T20 इंडिया की T20 बॉलिंग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और वन फैसेट वाली हो जाती है कि लोगों को बहुत पहले से पता है कि हमारे पास बुमराह स्टार्ट करेगा या जो भी भुवनेश्वर, अर्शदीप या जो भी बॉलर है वही स्टार्ट करने वाले। अगर हमने उनको आड़े हाथ ले लिया तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मान लो ऐसा कोई, मान लो एलेक्स सेल्स है, एलेक्स सेल्स की एक नोटेबल प्रॉब्लम है स्पिन के अगेंस्ट स्टार्ट में, या फिल सॉल्ट है या कोई भी अलग अलग प्लेयर्स हो गए जो स्टार्टिंग में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। जडेजा उनके सामने डालेगा ही नहीं, अगर डालेगा तो बहुत कम चांसेस है कि डाल पाएगा। हमारे पास पहले एक बॉलर हुआ करता था जो अश्विन था, जो एक्चुअली में पावर प्ले में डालता था, बट जडेजा डालता नहीं है पावर प्ले। तो इससे मेरे को लगता है हमारी बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। और यहाँ तो इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल नहीं है कि तुम एक बाहर से बंदा ला के डाल देगा। तो ये स्टैट है, मैं चाहता हूँ इस स्टैट पे तू बात करे थोड़ा। मतलब देख, चाहे जाडेजा हो चाहे अक्षर पटेल हो, दोनों ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव बॉलर्स हैं, वो विकेट टेकिंग बॉलर। अक्षर पटेल पावर प्ले में डालता है, हाँ, बट अक्षर पटेल एक ओवर पावर प्ले में डालता है कभी कभार हियर एंड देयर। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो तूने पॉइंट रखा कि जाडेजा के पावर प्ले में बॉलिंग ना करने से हमारी जो पावर प्ले की बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, पर उसी के साथ साथ हमारे मिडल ओवर्स की भी तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि मिडल ओवर्स में डेथ में जाडेजा डालेगा नहीं, तो मिडल ओवर्स के जो 8 या 9 ओवर हैं उसमें जाडेजा 3 या 4 ओवर डालेगा, तो उसके साथ और अराउंड उसके कौन डालेगा, ठीक है। अब अगर मिडल ओवर्स में डालते हुए तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो, या तुम अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में 20 बॉल ले रहे हो हर विकेट के लिए और सेकंड इनिंग्स में ऑलमोस्ट 28 या 29 बॉल्स ले रहे हो पर विकेट के लिए, यानी 29 बॉल्स, यानी तुमको एक स्पेल में एक विकेट नहीं मिला, अपना एक कूटा तुमने खत्म किया, while defending हाँ, दैट टू वाइल डिफेंडिंग। तो ये बहुत खराब स्टैट है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि जाडेजा भी उस कैटेगरी में आ चुका है, उस प्लेयर्स की कैटेगरी में जिनका रिप्लेसमेंट हम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उनका रिप्लेसमेंट नहीं है इसके लिए हम उनके साथ स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि वो फील्डिंग अच्छी कर सकता है, वो बॉलिंग कर सकता है, वो बैटिंग कर सकता है, इसलिए वो टीम में है, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं इस पर जस्ट क्लेरिफाई कर दूं, जडेजा के क्रेडेंशियल्स पे या उसकी अचीवमेंट में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, हमको तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। काफी बड़ा फंडा हूँ जडेजा का टेस्ट ऑलराउंडर का, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ इंडिया के भले के लिए, इंडिया की टीम के भले के लिए बात कर रहा हूँ कि काफी टाइम से हम लोग बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि एंड ICC का फाइनल स्टेज क्लियर नहीं कर पाते व्हाइट बॉल में, तो उसकी बहुत सारी निटी ग्रिटी की बात करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है आज के टाइम में T20 बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट पर्टिकुलर जोन में, या बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास क्या कहते हैं अलग अलग ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है जो पर्टिकुलर स्टाइल का काम कर सके। जडेजा वाइल बॉलिंग फर्स्ट टेक्स 2.7 विकेट्स पर इनिंग, ठीक है, बट वही जब हमको डिफेंड करना होता है जडेजा डजंट टेक 1 विकेट पर इनिंग, उससे भी कम आ जाता है। अगर जडेजा पहली बॉलिंग कर रहा है, हमारा फर्स्ट इनिंग है, ठीक है, हम लोग चेज कर रहे हैं, लेकिन जब चेज कर बेसिकली वाइल बॉलिंग फर्स्ट जडेजा 20 बॉल लेता है एक विकेट लेने के लिए, मतलब ऑन एन एवरेज वो एक विकेट लेता है एक इनिंग में, है ना। 20 बॉल पर टेक्स 20 पर विकेट एंड 25 रन देता है पर विकेट। बेसिकली अगर वो 2 विकेट ले रहा है, 2 विकेट ले नहीं रहा है, वो 1 विकेट ले रहा है, अराउंड 7-8 रन प्रति ओवर जा रहा है। बट सबसे बड़ा जो इशू मेरे को आता है, जडेजा वाइल बॉलिंग सेकंड, एक तो तुमको स्टार्ट में डालेगा, वो डेथ में डालेगा, मिडल फेजेस में डाल रहा है, और वहाँ बिल्कुल भी विकेट नहीं ले रहा है ब्रो, बिल्कुल भी विकेट नहीं ले रहा है। 28 बॉल ले रहा है एक विकेट के लिए, बेसिकली तुमको उसको पर मैच 1 विकेट से भी कम मिल रहा है। ये मेरे को लगता है अगर बड़ा इशू गिव्स 34.3 रन्स पर विकेट, बेसिकली मींस अगर वो 4 ओवर में डाल रहा है तो वो 8.5 या उसके अराउंड ऑलमोस्ट 9 रन की इकोनॉमी से रन भी खा रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि तुम डिफेंड कर रहे हो अच्छे से या तुम कंटेन कर दे रहे हो मिडल ओवर्स में, अगर तुम एग्जैक्टली रन रेट से रन खा रहे हो। तो ये कहीं अलार्मिंग स्टैट्स हैं थोड़े से।
अलार्मिंग तो काफ़ी है। मैं इस चीज़ पे थोड़ा-सा ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, जो मुझे लग रहा है ना बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम है, कि हमारे पास कोई भी इस टाइप का स्पिनर हमने डेवलप नहीं किया। एक वरुण चक्रवर्ती था, उसको एक वर्ल्ड कप में जस्ट खींच के खिला दिया, जहाँ पर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जहाँ पर अगेन मेरे को लगता है कि इंडिया टीम ने उसको इनफ रन्स नहीं दिए थे और बहुत ही ज़्यादा वो इनएक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद से हमने इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इस टाइप के स्पिनर्स इतना ट्राई ही नहीं किया। तुमने वॉशिंगटन थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया, कुणाल पंड्या एकदम गायब हो गया। अक्षर पटेल सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है जो स्टार्ट में डाले। वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो स्टार्ट में डालता है, लेकिन अगेन हमें पता ही नहीं वो खेल कैसा रहा है। बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर हमें कोई आइडिया नहीं है। अब मैं एक और लास्ट स्टैट डालने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, लेकिन एक लास्ट स्टैट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप है यूएसए और वहाँ पर, राइट। ये एक स्टैट है, हाँ यूएसए और क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज में। ये स्टैट है जडेजा का परफॉर्मेंस इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, वो भी कुछ खास नहीं है। 7 विकेट 11 मैचेस में, 85 रन 7 इनिंग में, 22 के, और सबसे मेन बात स्ट्राइक रेट, एवरेज हो सकता है कम हो, रन हो सकता है कम हो, बट स्ट्राइक रेट 125 की, आई डोंट थिंक सो ब्रो, सेंस मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जाडेजा एक ऐसा प्लेयर है, वो लाइक स्पेस ऑन द बॉल, और फिर वो कट कर सके, पुल कर सके। वो एक वैसा टाइप का प्लेयर है जिसको अगर तुम स्लोअर बॉल्स फेंकते जाओगे तो कहीं ना कहीं उसे स्ट्रगल करेगा। ये तो आई मुझे गेस लगता शायद दिख है नहीं रहा होगा, मैं जस्ट एक सेकंड, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जडेजा के लिए ये वर्ल्ड कप एज अ बैटर तो बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जो बहुत सारे लोगों का करियर बना देता है, और बहुत सारे लोगों का करियर उस पॉइंट ऑफ टाइम से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चाहे वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो, चाहे फिर वो वहाँ से उनका इंटरनेशनल करियर ही क्यों ना हो। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कैसा हो, पर कहीं ना कहीं जाडेजा और T20 प्लेयर का करियर यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकता है। क्यों? क्योंकि तूने शब्द नहीं बोला, मैं वो तूने वो शब्द नहीं बोला जो मैं चाहता था, जिसको मैं काट के फिर शॉर्ट्स और रील्स और एडिट पे डालता। तूने वो क्या पर्टिकुलर शब्द नहीं बोला, वही कि जडेजा का करियर खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप से। मैं हाँ सीधा वो मतलब काट के सही, आज का मुझे कहीं ना कहीं सच में मुझे ये लगता है कि जडेजा द T20 प्लेयर का करियर यहाँ से शायद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो कैप्टनसी है वो हार्दिक पांड्या टेक ओवर करेंगे रोहित शर्मा से। और हार्दिक पांड्या का बहुत क्लियर कट रोल है कि भाई मैं एक न्यू यंगस्टर्स की टीम बनाना चाहता हूँ, और उसमें वो शायद अक्षर पटेल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर रविंद्र जडेजा। और कहीं ना कहीं फिर अगर रविंद्र जडेजा को एक डिमिनिशिंग रोल देने का हार्दिक के लिए एक सेल्फिश मोटिव ये भी हो सकता है कि उनका खुद का भाई कृणाल पंड्या भी सेम स्टाइल का प्लेयर। तो लेकिन नहीं, अगर मैं जस्ट इस पे बात करूँ ना, मेरे को लगता है अपने इसको खींचने से ज़्यादा मैं इसको एक जस्ट छोटा सा एंड करने की कोशिश करूँ, तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल करंटली अगर मेरे से बात करें, अनलेस अनटिल जडेजा कुछ फिनोमिनल कर दे ये आईपीएल में, ठीक है, मेरे को लगता है अक्षर पटेल एक फार बेटर प्रोस्पेक्ट है, बहुत क्लियरली फार बेटर प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि जडेजा की बॉल्स पर बाउंड्री बहुत हाई है, बॉल्स पर सिक्स तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग लेवल पे हाई है। वो एक डिफेंसिव बॉलर है हु डजंट बॉल इन पावर प्ले दैट मच, ठीक है, ही डजंट टेक विकेट्स दैट मच, वाइल डिफेंडिंग वो ज़्यादा विकेट नहीं लेता है, ठीक है। तो फिर बचा नहीं, वो स्पिन के अगेंस्ट इतना क्या कहते हैं अग्रेसिव नहीं है। तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, मेरे को लगता है बहुत मेरे हिसाब से जडेजा को, इनफैक्ट मैं तो ये बहुत क्लियरली कहूँगा कि जडेजा को वनडे और टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हो सकता है अपने करियर के एंड में वो एक लेजेंड के रूप में रिटायर हो, कंसिडरिंग हिज टेस्ट एंड ओडीआई परफॉर्मेंस, लेकिन मैं वही बोल रहा समथिंग आई था थिंक कि जडेजा के बियॉन्ड जा रहा है धीरे धीरे। चाहे तू हो चाहे मैं हूँ, हम लोग जडेजा के जो भी एक्कोलेट्स है उस पर डाउट बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे वो उसकी बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग कोई भी प्रोस्पेक्ट ऑफ उसका गेम हो। पर कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जितना बड़ा फॉर्मेट होता है जडेजा उतना बेहतर होता है। जडेजा के पास जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी फेंकने को, जडेजा का विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जडेजा के पास जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी बैटिंग करने को, वो उतना अच्छे से सेट होकर लंबी इनिंग्स खेल पाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए डेफिनेटली। आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके पास दो तीन ट्रिपल सेंचुरीज है। ठीक है, इंग्लैंड के सामने रिसेंटली क्या टेरिफिक खेला है। हाँ लेकिन अभी बात अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही है तो जडेजा द T20 प्लेयर कहीं ना कहीं एक डाउनहिल स्लोप पे है।
और या तो वो अपना मैं डाउनहिल स्लोप पे भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बहुत क्लियरली बोलूंगा कि बहुत बुरी तरह स्लाइड करना है। मेरा ऐसा कहना, मेरे को तो बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि हमारे पास कोई जस्ट प्लेयर नहीं है जो है ना क्या कहते हैं, जडेजा को क्या कहते हैं कंपटीशन दे सके, इसीलिए जडेजा कंसिस्टेंटली खेल रहा है, वरना जडेजा T20 प्रोस्पेक्ट पे तो गायब है। और ये मैं सिर्फ एक या दो मैचेस देख के नहीं बोल रहा हूँ। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई लास्ट ईयर जडेजा के कारण ही तो CSK जीती थी, अमेजिंग, जडेजा ने बहुत क्रेजी किया था, लास्ट 2 बॉल में एक छक्का चौका मार दिया था। अगर यही लॉजिक लगाओ तो इस लॉजिक के हिसाब से कार्लोस ब्रैथवेट से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। अगर कोई इनिंग की बात करूं कि जहां जडेजा ने CSK को लास्ट 2 बॉल में 10 रन मार के जिता दिया, तो कार्लोस ब्रैथवेट उसने लिटरली 2-4 लगातार छक्के मार के वर्ल्ड कप जिता दिया। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि कार्लोस ब्रैथवेट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल के उसको मैं डाल दूं जस्ट बिकॉज उसने उस एक मैच में बहुत इंसेंट लेवल पे परफॉर्म किया था। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी या कुछ तो एक पर्टिकुलर, या तो तुम्हारी सिक्स सेटिंग एबिलिटी भयंकर की, रसम वगैरह वो सब चीज है नहीं। तो मेरे को लगता है जडेजा तो T20 प्लेयर गिर रहा है। तेरे पास कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि हम लोग नेक्स्ट आगे? यही बात है कि हम एंड टू एंड जो भी जडेजा हमको ऑन फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको करंटली हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जडेजा द T20 प्लेयर टीम में है और शायद इस वर्ल्ड कप में रहेंगे, वरना जडेजा द T20 प्लेयर कप के इंटरनेशनल सर्किट से बाहर हो चुके हो। वो बहुत अच्छे ODI प्लेयर इंटरनेशनल T20 ने। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक उन्मुख चंद के ऊपर है। उन्मुख चंद का फियास्को, दिस इज समथिंग, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, मेरे को आइडिया है, लेकिन आपको उस पर एक छोटी सी बात करना चाहेगा, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। और ठाकुर ने बोला भी था ये फोटो जरूर लगाना, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं मतलब ये फोटो मैं इसलिए लगाना चाहता था कि अगर लोगों को लगता हो कि भाई उन्मुख चंद का क्रिकेट करियर उस एक बॉल के बाद खत्म हो गया जहां ब्रेटली ने उसको फर्स्ट बॉल पे याद दिला दो, एक और हाईलाइट थी जहां रिकी पॉन्टिंग ने फर्स्ट बॉल पे उसका कैच किया था, लेकिन वो बात थी 2013 के सीजन ओपनर की। ठीक है, ये फोटो है 2015 की, जब 2015 में भी उन्मुख चंद MI के कैंप में था। उसने एक या दो मैच भी खेले थे MI के लिए उस सीजन, और उस साल MI जीती भी थी IPL। पर तब तक उन्मुख चंद के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वो वहां से अपने करियर को रिवाइव कर ले, लेकिन अब उन्मुख चंद की ये सिचुएशन हो चुकी है कि उन्मुख चंद इंडिया को छोड़ के USA मूव हुए बेटर क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। और अभी अभी हुआ ये है कि रिसेंटली USA और कनाडा वर्ल्ड कप के प्रिपरेशंस के लिए 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाले हैं, जिसमें लेजेंडरी कोरी एंडरसन का नाम है। ठीक है, USA की टीम से। लेजेंड तेरा होगा ब्रो, मैं लेजेंड तो रखूंगा, बट ठीक है। उन्मुख अरे MI लेजेंड है भाई वो। हाँ, लेजेंड है वो। तो क्योंकि सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था उस एक पर्टिकुलर 196 चेज वाली मैच में। तो जो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि कनाडा और USA के बीच एक 5 T20 सीरीज की मैच है, जिसमें से उन्मुख चंद को निकाल दिया गया है। और कुछ टाइम पहले उन्मुख चंद का खराब फॉर्म, तो उन्मुख चंद ने कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया और मैं उनके सामने परफॉर्म करूंगा, दिस एंड दैट। उन्मुख चंद BBL खेल रहे थे। उन्मुख चंद इवन फर्स्ट प्लेयर थे जो BPL खेले थे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। उन्मुख चंद ने CPL में भी अपना किस्मत आजमाई थी। पर ऑल इन ऑल शायद उन्मुख चंद मैंने मैच में उसको थोड़ा बहुत देखा था, उसको ना के बराबर चांसेस मिल रहे थे, और उसका बहुत सिंपल रीजन था, मतलब कुछ था नहीं ब्रो उन्मुख चंद के पास टू ऑफर। मेरा बहुत सिंपल है, अगेन बहुत अच्छा उसने वर्ल्ड कप जीता अंडर-19 का, उस टाइम पे बहुत अच्छा था वो, ठीक है। लेकिन ब्रेटली की एक बॉल या फिर जो भी है, और मैंने अभी सुना कि उन्मुख चंद के साथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता था, तो उसने दिल्ली छोड़ के शायद कोई डोमेस्टिक टीम भी उत्तराखंड ट्राई की। एकदम इन दी एंड बंदे को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसको इंडिया में प्रॉब्लम थी, चल ठीक है, उसने इंडिया छोड़ के बाहर के देश में गया, उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है।
लेकिन जो भी ये हुआ, ये मुझे बहुत खराब लगा कि आप उम्मीद कर रहे हो कि आप इंडिया के सामने परफॉर्म करोगे, और आपको जो वर्ल्ड कप से पहले की जो मेन उनकी यूएसए की सीरीज थी उससे टीम से निकाल दिया गया। और उसके साथ एक चीज और खराब ये हुई कि उस सीरीज में एक नाम और है जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, जो इंडिया के लिए 2012 के ही T20 नहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला था उन्मुख चंद के साथ। वो उस टीम में है। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है पंजाबी अरे जो उस टीम में है। पंजाबी हरमीत सिंह स्मिथ पटेल करके भी प्लेयर था। हाँ स्मिथ पटेल करके भी था। हाँ, लेकिन वो उस टीम में नहीं है। लेकिन वो बंदा, वो जो स्पिनर है वो उस टीम में है, लेकिन उन्मुख चंद को निकाल दिया गया है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो उन्मुख चंद ने छोटा सा इंडियन रीयूनियन प्लान किया था यूएसए की टीम में, वो एज पर प्लान उतना जा नहीं रहा है, क्योंकि उन्मुख चंद का निकाल दिया गया है, स्मिथ पटेल है नहीं, और हरमीत सिंह का सिलेक्शन हो गया। मैंने अभी चेक किया, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला है। ब्रो बहुत वियर्ड है ब्रो। मेरे को एक्चुअली मैं मतलब हंसी मजाक साइड में मेरे को बुरा लग रहा है कि अच्छा प्रोस्पेक्ट था, बट वन हैज टू परफॉर्म। बहुत सिंपल है, वन हैज टू परफॉर्म। मैं एक्चुअली मेरे को एक इंटरव्यू भी देख रहा था, शायद इसका कोच था दिल्ली का, शायद मंजूत कालरा के साथ इंटरव्यू को याद नहीं है, या फिर शुभम गौर करके एक है मेन सिक्स, उसके साथ था। वो लोग बोल रहे थे कि उन्मुख चंद अगर थोड़ा टाइम और कंसिस्टेंट मतलब इंडिया ना छोड़ के इधर ही कुछ मेहनत करता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो हो जाता। लेकिन मेरे को लगता है जैसे उसने इंडिया छोड़ा तो उसके ऊपर बहुत एडिट प्रेशर आ गया कि अब उसको खेलना ही खेलना है, और वो नहीं कर पाया। बट ठीक है, मेरे हिसाब से अपने ने अच्छा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली एक नेक्स्ट टॉपिक में जाना चाहूँगा जिसके लिए मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अगर अपने चाहे ना तो मेरे को लगता है ना हर दिन ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में ना अपने पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर सकते हैं। ये लोग इतने अमेजिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से कंटेंट प्रोवाइड करने में आगे रहा। तो बेसिकली मैं तेको बता देता हूँ उस्मान खान कौन है और क्या सिचुएशन है। तो उस्मान खान एक पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्लेयर था जिसने काफ़ी थोड़ा टाइम रगड़ने की कोशिश किया, पाकिस्तान में उसका सिचुएशन बना है, तो वो शिफ्ट हो गया यूएई। ठीक है, यूएई में गया तो यूएई की बोर्ड ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ जाके वो ILT20 खेलना चालू किया जो वहाँ की लोकल है, और उसने T10 खेला जो अगेन वहाँ की लोकल टूर्नामेंट है यूएई की। उसके साथ साथ उसको यूएई ILT20 और T10 खेल के काफ़ी पैसा मिल रहा था कंपेयर टू पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा था उधर। ठीक है, वहाँ एक अच्छी टीम में भी था और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं था। वो पूरे वर्ल्ड में जितने चाहे उतनी लीग्स खेल सकता था, CPL, BPL, SLPL जो भी सब कुछ खेल सकता था। इस साल हुआ क्या, उस्मान खान PSL में पिक हो गया, और PSL में पिक हुआ शायद उसकी टीम मुल्तान सुल्तान की टीम में पिक हुआ। बेसिकली जिस टीम में मोहम्मद रिजवान है उसी टीम में ये पिक हो गया। ठीक है, एज अ फॉरेन प्लेयर पिक हुआ और उसने खेला, एंड लकी नहीं उसने काफ़ी अच्छा खेला। एक शायद सेंचुरी मारी है, 2-4 50s मारी और अच्छा खेल गया। नंबर 3-4 पे आ रहा था, वहाँ पर अच्छा खेल गया। और उस्मान खान इतना अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेला लेकिन अच्छा खेल गया। तो सडनली PCB के ऊपर प्रेशर बनने लगे उस्मान खान को। बेसिकली वहाँ के फैंस लोगों ने प्रेशर बनाया, जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आबिद के लिए प्रेशर बनाया कि उस्मान खान को वापस लाओ, उस्मान खान को वापस लाओ। अब पॉइंट ये था कि उस्मान खान का जस्ट यूएई की तरफ से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला था, और 1 या 2 साल में या इसी साल में शायद वो यूएई का नेशनल प्लेयर बन सकता था। वो यूएई के लिए कंसिस्टेंटली खेल सकता, मतलब बेसिकली यूएई का प्लेयर बन जाता, और उसको पैसे पूसे में कोई दिक्कत नहीं थी। एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था वहाँ, बहुत अच्छा क्या कहते हैं क्या कहते हैं उस चीज़ को, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था उसको। क्या कहते हैं यार आसपास का, उसको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा था। फैसिलिटीज ओके, फैसिलिटीज बहुत अमेजिंग थी यूएई की कंसिडर कंपेयर टू पाकिस्तान। उसको 10x बेटर फैसिलिटीज मिल रही थी। लेकिन भाई के ऊपर जैसे ही आया कि भाई मेरा शायद पाकिस्तान के चांसेस बन रहे हैं, और मैंने सुना शायद मुल्तान सुल्तान का जो ओनर है उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया। अगेन ये रूमर्स है कि इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और PCB की तरफ से जो अभी उनका करंट मोहसिन नकवी करके चेयरमैन है, वो सब की साइड से ऐसा आया कि उस्मान खान को इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान टीम के लिए कंसिडर करने वाले हैं। भाई ने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, और आज के दिन में यूएई ने जो ECB है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है शायद, उन्होंने इसको बैन कर दिया है ब्रो। 5 साल के लिए बैन कर दिया ILT20 और T10 से, या यूएई के कोई भी क्रिकेटिंग उससे। अब वो वहाँ जाके खेल नहीं सकता, वहाँ से कोई पैसा नहीं कमा सकता, जो वहाँ से काफ़ी कमाता था बेसिकली। अब सीन ऐसा है, अगर पाकिस्तान के लिए खेलता है, पहली बात तो ये विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है। ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान एक ऐसा बंदा है, वो मतलब उसको हार्ट अटैक आता है तो भी अगले दिन आके क्रिकेट खेलता है।
वो अपनी जगह छोड़ता नहीं है। ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। पाकिस्तान में जस्ट मैं गिना रहा हूँ, गिनना चालू करना। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमान, मोहम्मद आरिफ, साइम अयूब, ये 5 तो बंदे एक के पीछे एक लगे हुए हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे जितने बंदे हैं सबके सब टॉप ऑर्डर में खेलना चाहते हैं। एक शान मसूद लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप वो भी ऊपर खेलना चाहता है। उसमें उस्मान खान खेलेगा किधर? मेरे को जगह नहीं दिख रही कि उस्मान खान खेलेगा किधर। लास्ट जो अभी लोग ने सीरीज खेली उसमें फकर जमान नंबर 4 पे आ रहा था, उस्मान खान खेलेगा किधर? नंबर 4 पे उसने 1-2 इनिंग्स खेली है T20 लेवल पे, कुछ खास नहीं, बहुत कम एवरेज है। मैंने जितना देखा स्पिन बहुत मस्त खेलता है, अच्छा कट मारता है, अच्छा स्लॉग मारता है, लेकिन पेस के अगेंस्ट उतना अच्छा है नहीं। कंसिस्टेंटली पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस हो रहे हैं। आज बाबर आजम है, कभी कोई नया चेयरमैन है, फिर शाहीन अफरीदी आ रहा है, फिर बाबर आजम आ रहा है। मतलब ब्रो तुझे ना IPL देखने की जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इतना ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, रोज कभी रोता हुआ स्टोरी, क्या नाम है उसका, शाहीन अफरीदी रख रहा है, कभी शादाब खान स्टेटमेंट दे रहा, तो अमेजिंग है। अगर उस्मान खान को चांस नहीं मिला पाकिस्तान क्रिकेट में, ऑलरेडी तू जानता है वो पवन आलम के साथ क्या हुआ है, ठीक है, अगर उस्मान खान को चांस नहीं मिला पाकिस्तान क्रिकेट में, वो करेगा क्या वो? और अगर मिल गया, अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो करेगा क्या वो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है ब्रो, क्योंकि अगर इंटरनेशनल में अच्छा नहीं खेलेगा तो कोई भी BBL वाला क्यों लेगा, CPL वाला क्यों लेगा? ब्रो बहुत क्रेजी होने वाला है। और देखो समझ आ गया ना क्या हो रहा है। ECB ने 5 साल के लिए बैन तो लगाया है। मैं ये सोच रहा हूँ जितना पावरफुल एमिरेट्स है, मान ले अगर किसी कारणों से PSL वहां रखना पड़ा तो ये PSL कैसे खेलेगा? ठीक है, तो कितनी तगड़ी सिचुएशन हो जाएगी। ब्रो लेकिन मैं इन सब में मैं एक ही बंदे को मैं गाली नहीं देना चाहूंगा, लेकिन यही बंदा बेवकूफ लगा मेरे को। मैं उस्मान खान की में ब्रो, एक बार ऐसा होता ना, ये उन्मुख चंद होता ना और इंडिया के लिए वापस आ रहा होता, या ल्यूक रॉन्ग की ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस जा रहा होता, तो मैं समझता। PCB जितना अनस्टेबल कोई क्रिकेटिंग बोर्ड ही नहीं है ब्रो। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा स्टेबल दिखता है, मैं पता नहीं कैसे वो लोग स्टेबल है, भगवान मालिक है ब्रो। मतलब तालिबान वालों को लगता है क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, शायद इसलिए वो लोग इतने स्टेबल है। वरना भाई, मतलब तो लिटरली इसको अपनी आंखों के सामने नहीं दिख रहा है कि आखिर मोहम्मद आमिर जा रहा है, मोहम्मद आमिर वापस आ रहा है। इमाद वसीम जस्ट इसीलिए टीम में नहीं खेल रहा था कि उसकी बाबर आजम से बनती नहीं थी। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना के वो ऐसे ही हटा दिया। आज के टाइम में बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया, और ऐसे रूमर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि बाबर आजम ने ये बोला है कि भाई मुझे अश्योरेंस दो कि T20 वर्ल्ड कप अगर मैं हार गया तो भी तुम मुझे हटाओगे नहीं। वो भाई ने शायद ये तक बोला कि मुझे ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनना है, बट PCB ने बोला कि नहीं, तू व्हाइट बॉल का कैप्टन है, शान मसूद को क्यों तोड़ा जाए। ऐसे में ये बंदा, जहां उसको क्लियरली दिख रहा है कि अभी बहुत क्लियरली रूमर्स थे, जहां पर है ना मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर था, उसने बाबर आजम और हफीज से ये बोला कि आप तुम लोग 3 या 4 पे खेलो, तुम दोनों में से एक को 3 पे खेलना है। रिजवान ने घस के मना कर दिया कि मैं तो ओपन ही करूंगा। मुल्तान सुल्तान की भी बात, क्योंकि रिजवान का पावर प्ले में बहुत, सबको पता है कि वो इतना तेज नहीं खेलता, बहुत क्लियर है, एक पूरा एशिया कप उसके कारण हारे, मैं तो ये तक कहूंगा। मुल्तान सुल्तान के लिए रिजवान ने कई बार इसको कीपिंग करने दी, लेकिन रिजवान ने अभी तक पूरे PSL में एक भी बार उसने ओपनिंग का स्लॉट नहीं छोड़ा। उसको कंटिन्यू नंबर तीसरे चौथे पे खिलाते रहे। अब मैं इससे ये सोचा, उस्मान खान, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आजम खान करके प्लेयर है, जो तेको पता होगा, मोइन खान का बेटा, जो थोड़ा हेल्दी है, वो ऑलरेडी नंबर 5-6 पे खेलता है। तुम्हारे पास शादाब खान है जो पूरे PSL नंबर 4 पे आके खेला था। इनफैक्ट शाहीन अफरीदी पूरे PSL में कम से 5 बार नंबर 5 पे आया हुआ। ये बंदा खेलेगा किधर ब्रो? और अगर खेला और परफॉर्म नहीं किया तो क्या PCB इंश्योर करेगी कि भाई इसको पैसे पूसे की दिक्कत ना हो, कंसिस्टेंटली इसको डोमेस्टिक में चांस मिले? क्योंकि इसको डोमेस्टिक में भी चांस नहीं मिल रहा था पाकिस्तान के डोमेस्टिक में चांस नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए वही शिफ्ट हो गया। मतलब क्रेजी बंदा है भाई ये तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब धीरे धीरे वो एक एंटरटेनमेंट हाउस होता जा रहा है, जिसकी मैं तो बहुत क्लियरली अग्री करता हूँ कि वो तेरे को पता नहीं होगा, शायद कोरोना के टाइम पे जब पूरी दुनिया बंद थी, ये लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे थे भाई। मैं पता है, मैं इसमें पाकिस्तान को गाली नहीं दे रहा हूँ या उनके प्लेयर्स का मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहा हूँ कि तुम लोग मतलब ये कैसे कर रहे हैं ब्रो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मतलब चाहे ना, मैं पूरे पॉडकास्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और वो कोई कमाल। इमाद वसीम वाली बात है कि इमाद वसीम की बाबर आजम से बन नहीं रही थी, इसलिए वो नहीं
ये दो चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी कैसे? हेलो। हेलो। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था इमाद वसीम? मैं ये बोल रहा था कि इमाद वसीम की बाबर आजम से बन नहीं रही थी, इसलिए वो टीम में नहीं था या खेल नहीं रहा। हाँ ठीक है, एलिजेंडली। अब इमाद वसीम का कमबैक हुआ है तो बाबर आजम एज ए कैप्टन का कमबैक हो गया। तो ये दो चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी कैसे? वहां शाहिद अफरीदी एटीट्यूड बॉय स्टेटस सर्च करके स्टेटस लगा रहा है, ठीक है मैं भाई, मैं एक मिनट, मेरे पास वो फोटो है, ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा कि भाई वो शाहिद अफरीदी बेसिकली ये पैराफ्रेज किया हुआ है, एग्जैक्ट मेरे पास अभी वो फोटो नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली मैं शाहीन अफरीदी ने फोटो नहीं लगाई थी, मैंने जाके देखा था शाहीन अफरीदी एक वीडियो लगाया था जिसमें एक लायन था, एक इंसान था, पीछे से वीडियो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। शाहीन अफरीदी ने एटीट्यूड बॉय स्टेटस सर्च करके और फिर अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाया था, या तो उसको डाउनलोड करके लगाया होगा ताकि ये ना पता चले क्यों पोस्ट किसने। बेसिकली ये कुछ पैराफ्रेज किया ESPN वालों ने, वहां लिख रहा है कि नेवर एवर पुट मी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड ruthless I can be. Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, somewhere once I reach my limit, you'll see me do things that no one thought I was capable of doing. Osho Afridi. भाई क्रेजी है ब्रो। ऐसा नहीं है ये सूर्य कुमार वगैरह, जसप्रीत बुमराह वगैरह भी स्टोरी रखते हैं, तो मजे तो उनका भी लेता हूँ मैं, लेकिन दिस इज क्रेजी ब्रो, बहुत पाकिस्तान क्रिकेट एक क्रेजी। अभी वो लोग एक्चुअली में काकुल करके एक जगह है, वहां पर आर्मी कैंप में वो लोग। मुझे इस स्टेटस पे बस ये और ऐड करना था कि अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ स्टोरी पे डाल देता है, ऐसा कोट या ऐसा कुछ, तो समझ आता। उसने कहीं से वीडियो डाउनलोड करके फिर वो वीडियो रखा था भाई, वो मेरे को ज्यादा फनी लग रहा था। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है शायद उसके पास स्टेटस आया होगा, या फिर वो नहीं एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, मेरे को लगता है वैसे कुछ फॉरवर्ड है भाई। फनी तो बहुत है, फनी बहुत है। चल ठीक है, आज का मेरे हिसाब से ये काफी मजे ले लिए। मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक आप बचा है, जो अगेन लास्ट मोमेंट तूने मेरे को बोला श्रीलंका का विनिंग सेलिब्रेशन, में एक बार गूगल कर लेता हूँ तब तक। एक सेकंड, श्रीलंका विनिंग अगेंस्ट, हाँ मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ हुआ ये कि श्रीलंका और बांग्लादेश की पूरी बैक स्टोरी में बता देता हूँ व्यूअर्स को कि श्रीलंका बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी जिसमें T20 वनडे और टेस्ट तीनों चीजें थी। तो T20 सीरीज श्रीलंका जीत गया, जिसके सेलिब्रेशन में श्रीलंका की पूरी टीम आई और पूरी टीम ने वो टाइम आउट वाला सेलिब्रेशन किया कि हाँ, एंजेलो मैथ्यूज को चढ़ाते हुए टाइम आउट वाला सेलिब्रेशन था। उसके बाद ODI सीरीज में बांग्लादेश 2-1 से जीत गया। तो जब ODI सीरीज खत्म हुई तो वहां पे जब वो लोग ट्रॉफी नहीं, शायद जो उल्टा बोल गया। पहले बांग्लादेश बेसिकली, हाँ चलना जो भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पहले वनडे शायद मेरे को लगता है बांग्लादेश जीती है, T20 और टेस्ट श्रीलंका जीती है। आई एम नॉट श्योर अगेन। हाँ तो वही मैंने ऐसे बोला ना, T20 सीरीज श्रीलंका जीती है, वनडे बांग्लादेश जीता है। तो बांग्लादेश पहले T20 थी, जब T20 खत्म हुई तो वो लोगों ने वो टाइम आउट वाला सेलिब्रेशन किया जीतने पे, वो चैंपियंस के बोर्ड के साथ। उसके बाद वनडे सीरीज हुई जो बांग्लादेश 2-1 से जीत गया लास्ट वनडे जीत के। तो जब वो हुआ तो वहां पे मुशफिकुर रहीम अपना टूटा हुआ हेलमेट बेल्ट लेके वापस आ गए एंजेलो मैथ्यूज को चिढ़ाने के लिए, और वहां पे वो लोगों ने हंसी मजाक किया और फिर वो हेलमेट फेंक दिया और वो लोगों ने वो विनर वाले इस बोर्ड के साथ सेलिब्रेट किया। तो टेस्ट सीरीज चालू हुई, फिर 2-0 टेस्ट सीरीज श्रीलंका जीत गई। तो श्रीलंका ने इसको एक नेक्स्ट सैवेज लेवल पे ले जाते हुए ये जो विनर्स की ये जो ट्रॉफी होती है और इस बोर्ड के साथ जो फोटोशूट होता है वो अपनी प्रैक्टिस किट में किया, ये दिखाने के लिए कि दिस वाज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन फॉर अस, हम इतनी आसानी से ये टेस्ट सीरीज जीत गए। जो कि सच भी है ब्रो, बात सही है, क्योंकि एक इनिंग ऐसी थी जिसमें बांग्लादेश ने 14 कैच छोड़े थे, ठीक है। तो अब जब तुम किसी टीम के 14 कैच छोड़ दिए थे वो लोगों ने, तो अब क्या ही होगा उस मैच में। लेकिन देख एक चीज, सैवेजियत जरा श्रीलंका वालों की तो सैवेजियत देख, मतलब
मैं तो बोलूंगा दिस इज रियल क्रिकेट भाई। आजकल जो आईपीएल या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में होता है वो तो गेम मीटअप से भी प्रॉपर गेम मीटअप से वो बात ही नहीं रही है ब्रो। ले दे के एशेस में थोड़ा बहुत फन होता है, बाकी वो गले, ये भाई रियल क्रिकेट है भाई। मैं तो यही बोलूंगा कि मजे इसमें ही आते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में मजे आते हैं, श्रीलंका बांग्लादेश में मजे आ रहे हैं, भाई मैं और तो ऑस्ट्रेलिया और इसमें मजे आ रहे हैं। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका बांग्लादेश के मैच का वेट कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड भाई कप में। भारत पाकिस्तान को ये मीटअप से हो गया ब्रो। भारत पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा भाई, वो जिल नहीं रही है जो एक टाइम पे मैं देखता था कि वो अकमल ईशान या गंभीर अफरीदी झगड़ रहे हैं, भाई आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है ब्रो। आज मतलब तू देख रहा है वो सेलिब्रेशन करने की प्रैक्टिस किट में आ रहे हैं। भाई ये मेरे को पता है एक्चुअली में जानने का कि आइडिया किसका था, इतना क्रिएटिव आइडिया। अच्छा था भाई। मेरे को क्या लग रहा है, सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड डे आते आते उनको आइडिया आ गया कि हम लोग जीत रहे हैं। वो लोग ने क्रिकेट छोड़ के अब ये सोच रहे होंगे सेलिब्रेट कैसे करना है, किस लेवल पे जाके इसको सेलिब्रेट करना है कि बांग्लादेश वाले को हर्ट हुए। भाई इनसेन है भाई। उन्होंने जो लास्ट डे होगा जिस दिन मतलब मैच खत्म होने वाला होगा उसकी टीम मीटिंग में यही डिस्कस किया होगा कि हम क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग आइडिया प्रपोज किए होंगे। उसमें से क्या पता किसी आलसी इंसान ने ये बोला होगा कि काम करते हैं, गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो हम ट्रेनिंग किट में चलेंगे लेने। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ओपनर ने ओवरऑल काफी अच्छा आज अगेन 1 घंटा बहुत बढ़िया डिस्कशन कर लिया ब्रो। आई होप इस बार ऑडियो क्वालिटी बेटर हो। वीडियो का तो भाई मैंने देखा, मेरा बीच में ये ड्रॉइड के हमने साथ छोड़ दिया, बट आई होप ऑडियो बेटर हो। बट पॉडकास्ट एंड करने से पहले कुछ चीज़ मैं नोटिफाई करना चाहूँगा कि भाई इंस्टाग्राम पे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, एक्चुअली मैं काफ़ी खुश हूँ। इंस्टाग्राम के बाद रेडिट पे ठाकुर है ना तू? रेडिट पे मतलब रेडिट पे रेडिट पे ब्रो अगेन रेडिट पे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। ठाकुर को तो काफी गाली पड़ रही है रेडिट पे, बट आई डोंट माइंड। बट रेडिट और इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वगैरह पे अच्छा रिस्पॉन्स है। स्पॉटिफाई पे ब्रो कुछ 15-20 लिसन आ गए। मेरे को पता है 20 प्लेस बहुत कम होता है, बट मैंने तो 0 एक्सपेक्ट किया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिस टाइप का ऑडियो क्वालिटी था उस पॉडकास्ट के लिए, अगर 20 प्लेस भी आए, 20 लोगों ने उसको सुना है तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। बट रेडिट और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। क्या बोलता है तू, ओवरऑल क्या कहना है तेरा? नहीं भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स, मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है जब रेडिट पे मैं देखता हूँ हु आर दिस गाइज, मतलब मेरे को उस कमेंट पे रिप्लाई करने का इतना मन करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, फिर जाता हूँ नीचे तो और मेरे को थोड़ी गालियां पड़ रही होती है। रोहित शर्मा चल ये तो ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्या है ब्रो, वहाँ भी अच्छे खासा रिस्पॉन्स आ गया है ब्रो। सही है भाई, रिस्पॉन्स तो अच्छा लगता है मेरे को देख के कि नीचे कैसे गाली पड़े। मैं तो सिर्फ वो देखने जाता हूँ कि अब किसने गाली लिखी है। लेकिन ठीक है भाई, होता है ऐसा। बट नहीं, दोनों तरफ के लोग बहुत ज्यादा है, तो जो अपना जिसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करेगा वहाँ लोग ऐसा बोलेंगे। गाली के साथ नहीं, एक्चुअली में काफी अपवर्ड्स भी मैंने अपने को, देयर इज अ रीजन क्यों वो पर्टिकुलर अपना क्लिप क्यों कब क्रिकेट कम्युनिटी रेडिट में हॉट सेक्शन में या ट्रेंडिंग सेक्शन में, क्योंकि एक्चुअली में लोगों ने पसंद करा। बट थैंक यू सो मच भाई कि तुम, अगर वापस से मैं एक क्लिप डाल दूंगा रेडिट पे, अगर कोई गलती से भी रेडिट वाला देख रहा है तो थैंक यू सो मच ब्रो, या कोई इंस्टाग्राम वाला देख रहा है थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये करने में थोड़ी मेहनत लगती है, और हम लोग खाली ऐसे ही सपने देखा करते थे आपस में बात करने के। 2 एपिसोड तो मैंने जब सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि काफी मेहनत, लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम वही लोग हैं भाई जो क्रिकेट ग्राउंड पे मैच खेलने के बाद झाड़ के नीचे बैठ के 1-1 घंटा बात करके अपने घर जाते थे। तो भाई काफी बात कर दो। तो मेरे हिसाब से आज अपने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। कनाक सी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटा दो, उसके कारण अगर इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा तो वो जडेजा को ही खींचना पड़ेगा। जडेजा द T20 प्रोस्पेक्ट आई डोंट थिंक सो बनता है। उस्मान खान का तो देख ही लिया, उन्मुख चंद का देख ही लिया। नेक्स्ट वीक क्या सोच रहे हैं ब्रो, क्या डिस्कस करेंगे? तो रिकॉर्डिंग एंड करते हैं पहले भाई। हाँ ठीक है, चल तो मेरे हिसाब से एंड करते हैं। ठाकुर ज्यादा बात नहीं करना चाहता ऑन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग गलती से भी यहाँ तक देख रहे हो, अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हो, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्पॉटिफाई पे तुमको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मेरा, ठाकुर का, और इंस्टाग्राम के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बार मिल जाएगी। स्पॉटिफाई की लिंक्स मिल जाएगी, यूट्यूब की लिंक्स मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक्स मिल जाएगी, तो प्लीज वहां जाके भी देख लो, फॉलो कर लो। एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि कुछ ही दिनों में हमारा एक फेसबुक ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे इसमें मेंशन हो जाएगा, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो और अपने खुद के भी पोस्ट कर सकते हो। तो अगेन हाँ,
थोड़े टाइम में फेसबुक का ग्रुप भी हो जाएगा, रेडिट पे तो ऑब्वियसली काफ़ी क्लिप्स आपको मिलती रहेगी उधर मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच। अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू या देख रहे हो या जैसे भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या स्पॉटिफाई कहीं भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट। मेरे और ठाकुर के साइड से म्यूचुअल फीलिंग है, बहुत प्यार है, इससे ज़्यादा तरीके से बता नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। एपिसोड 2 यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।